दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले रामपुर में लोकल खबर से। रामपुर के थाना अजीम नगर क्षेत्र में एक 5वीं क्लास के बालक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। हृदय विदारक घटना थी। लोगों की आंखों में आंसू आ गए और उसके घर में कोहराम मच गया। अभी तक इसकी घटना की पूरी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है कि कारण क्या रहे, लेकिन पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। पंचनामा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए रामपुर ज़िला अस्पताल भेज दिया। इसके बाद में आप वो देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को कितना सम्मान मिला है। जब वो मिस्र पहुंचे हैं तो मिस्र के राष्ट्रपति ने उनको गले लगाकर किस तरह से उनका सम्मान किया और जो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जो उनको इज़्ज़त दी, शायद ही किसी प्रधानमंत्री को ऐसी इज़्ज़त मिली हो। और मुझे लगता है कि पहले आपने भी कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री को विदेश में जाने के बाद में इतनी इज़्ज़त मिली हो। देखिए क्या है, किस तरह से उनका ये इज़्ज़त मिली है और किस तरह से उनका सत्कार, आदर सत्कार हुआ है।
तो ये तो देखा आपने कि विदेश में प्रधानमंत्री को किस तरह से इज्जत और आदर सत्कार मिला है, तो देश में विपक्ष उनको 2024 में सत्ता विहीन करने के लिए, हटाने के लिए कवायद शुरू कर दी है और बैठकें शुरू हो गई हैं। देखिए क्या है मामला। स्वार्थ का गठबंधन, निशाने पर हिंदुस्तान, जो भारत को आर्थिक प्रगति से वंचित कर पाए, कि जिस ममता बंदोपाध्याय के हाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खून से सने हैं, वही हाथ एक दिन राहुल जी के सर पर दिखाई देगा। देश और दुनिया प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुस्तान का सम्मान देख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ देश में बैठे विपक्ष ने अपनी बैठक के लिए ऐसे वक्त का चुनाव किया था जब मोदी अमेरिका में थे। विपक्ष ने जो बैठक पहले स्थगित कर दी थी, उस बैठक को 23 जून को किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को हराने का एजेंडा उस बैठक में तैयार किया गया, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि साल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी अगर एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो फिर देश में चुनाव नहीं होंगे, संविधान में बदलाव कर दिए जाएंगे और बहुत कुछ लगता है। लेकिन बीजेपी नेताओं ने इस बैठक की अंदरूनी कहानी बताई है। क्या कहानी बताई है, आप भी सुनिए। स्वार्थ का गठबंधन, निशाने पर हिंदुस्तान। तो आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। यहाँ पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आज वो राजनीतिक दल जो एक दूसरे को आंख नहीं सुहाते थे, एकत्रित हुए एक ऐसे संकल्प के साथ जो भारत को आर्थिक प्रगति से वंचित कर पाए। तो आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। सिद्धांत विहीन राजनीति का कोई यदि प्रतीक है तो उसका नाम है नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी से क्या होना है? बिहार में कुछ होना है? पिछली बार लड़े थे 2 सीट, इस बार खाता नहीं खुलेगा। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी से तो ये पूछना चाहता हूं कि जिस भ्रष्टाचार के नाम पर ऑर्डिनेंस पारा था राहुल गांधी जी ने, वही लालू यादव जी का गोड़ पकड़ने आ रहे हैं। ममता दीदी ने श्वेत पत्र जारी किया था, वही भ्रष्टाचारी लालू जी के गोद में जाकर बैठ रहे हैं। तो बसता क्या है? ये सारे लुटेरे मिलना चाहते हैं, क्योंकि सब 3-3 महीने का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हम भी नहीं चाहते, हमारी भी कोशिश होगी, मगर आप इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस बोलती कि नहीं हम सबसे आगे रहेंगे, नीतीश कुमार ख्वाब देख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, दूसरे लोग सब अपने अपने ख्वाबों को देख रहे हैं। आज एक बड़ी मीटिंग हुई पटना में, जहां पे 15 विपक्षी नेता और दल जुड़े, जिनमें से 12 ऐसे दल है जहां पे राज्यसभा उनके सांसद मौजूद हैं। इन 12 में से 11 पार्टियों ने ये साफ कर दिया कि हम दिल्ली के काले अध्यादेश के खिलाफ खड़े हैं, हम इसका खंडन करते हैं। केवल और केवल कांग्रेस ने अपनी सफाई नहीं दी। जब दिल्ली अध्यादेश का मैटर आया
तो सारी विपक्षी पार्टियों ने आग्रह किया कि कांग्रेस भी इसका खंडन करे, लेकिन मीटिंग में कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि इसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ है कि अब तक कांग्रेस ने इस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं किया है, और अगर कांग्रेस का यही रुख रहा तो हमारे हिसाब से ऐसे कोई भी गठबंधन जिसमें कांग्रेस हिस्सा होगी, हमारे लिए पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाएगा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि ये नेता 3-3 महीने के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये तो बीजेपी का मानना है, लेकिन जो कुछ वक्त पहले तक एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना पसंद करते थे, वो आज एक मंच पर आ गए हैं और साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर गए। लेकिन क्या ये विपक्ष चुनाव आने तक साथ रह पाएगा? क्योंकि दोस्तों, अतीक की कहानी तो निबट चुकी है, लेकिन इस कहानी में कई ट्विस्ट हैं, कई पेच हैं और कई मोड़ हैं, और जो समय समय पर सामने आते रहते हैं। एक नई कहानी सामने आई है कि अतीक जिस वक्त साबरमती जेल भेजा गया था, उसने अपने बेटे असद को जफर सरेशवाला के पास गुजरात भेजा था ताकि उसके साथ में वहाँ पे कोई अनहोनी ना हो। जफर सरेशवाला का कहना यह है कि उसने उसके बेटे को बहुत समझाया था, क्योंकि इतना काबिल बेटा उसका देखने के बाद में उसको लगा कि ये बेटा जो है उसका शरीफ है और अच्छा बेटा इतना इसलिए माना जा सकता है कि उसके 85% मार्क्स आए थे। उनके अनुसार उन्होंने कहा था कि इसको अपने जुर्मों की दुनिया से दूरी रखो ताकि इसके ऊपर कोई उसकी आँच ना आए। सुनिए क्या है पूरा मामला और जफर सरेशवाला ने क्या क्या बातें बताई हैं। जब असद उनको मिला तो उनकी और असद की क्या बातचीत हुई थी और क्या क्या हुआ था उस समय। अतीक अहमद और उसके बेटे असद अहमद की मौत हो चुकी है। जहां एक और असद का झांसी में यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस कस्टडी में मेडिकल करवाने ले जाते समय गोली मार दी गई। लेकिन असद शुरुआत से अतीक के इस काले जुर्म के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। वो पढ़ाई में तेज था। कहा जाता है कि 12वीं की परीक्षा में 85% के साथ में वो पास भी हुआ था। वो लॉ करना चाहता था। इसी बीच जब अतीक को प्रयागराज से साबरमती शिफ्ट किया जाना था तो अतीक डरा हुआ था। उसे डर था कि उसके साथ इस नई जगह पर कोई ज्यादती ना हो, जिसके लिए उसने असद को एक जरूरी काम के लिए भेजा। असद को पीएम मोदी के काफी खास माने जाने वाले और राजनीतिक विशेषज्ञ जफर सरेशवाला के पास भेजा गया। वो भी खाली हाथ नहीं, बल्कि खूब सारी मिठाई के साथ। जहां जेल में ही बंद अतीक की असद ने जफर सरेशवाला से बात भी करवा दी। पहले तो वो चौंक गए कि जेल से कोई कैसे बात कर सकता है। फिर उन्हें ख्याल आया कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद माफिया अतीक अहमद है। जफर सरेशवाला ने हिम्मत बांधकर अतीक से भी फोन पर बोल दिया कि अपनी परछाई से भी अपने बेटे को कोसों दूर रखना, अपनी छींटे भी इस पर पड़ने मत देना। इसी के साथ जब उन्होंने अतीक से बात करके फोन रखा तो उन्होंने असद को काफी देर तक समझाया। उन्होंने असद से कहा था कि एक बाप की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूँ, ये रास्ता बहुत खतरनाक है, इससे दूर रहना। इतना ही नहीं, जफर सरेशवाला ने अहमदाबाद के ही एक डॉन की कहानी असद को सुनाते हुए कहा था कि इस रास्ते का अंजाम बहुत खतरनाक होता है। आज उसी डॉन के बच्चे पाई पाई के मोहताज हैं। जफर सरेशवाला ने शाइस्ता से भी फोन पर बात करते हुए यही समझाया था कि अपनी औलाद को अतीक से दूर रखना। ठीक है अतीक भाई, आपने एक बात की, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। पता नहीं मुझे जिंदगी में आपसे बात करने का फिर मौका मिले ना मिले, आपने एक रास्ता चुना है और मैं एक बात कहूंगा कि जिस रास्ते पर आप हो वो रास्ते की जो मंजिल है बहुत भयानक है, इसका जो एंड है बहुत ही भयानक है। अब आप कितने आगे हो, वापस मुड़ सकते हो नहीं मुड़ सकते, ना मैं कहने की कोई मेरी हैसियत है, लेकिन ये भयानक रास्ता है। मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूं कि आपका जो बेटा है असद, जिससे मेरी अभी बातचीत हुई थोड़ी देर, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही होनहार बच्चा है, इतने अच्छे मार्क्स हैं, किसको मिलते हैं इतने। तो आप अपनी परछाई से इस बच्चे को दूर रखना। ठीक है, आपने एक रास्ता चुन लिया है, वो आपका बेटा है, ठीक है, उसको आप आपका कोई जो बोलते हैं ना छींटा भी उड़ने मत देना, और इसको इस लाइन में जो जहां जाता है उसको पढ़ने दो और उसको आपसे बिल्कुल अलग रखना। ये मेरी इतनी इल्तिजा है आपको। फोन रख दिया। फिर मैंने, असद मेरे साथ बैठा था, तो मैंने कहा कि यार देखो, मैं अब आपको एक, मेरा भी बेटा इतना ही है, 19 साल का है, मैं आपको एक बाप की हैसियत से कहना चाहता हूं कि अभी आपका तो इस दुनिया से कोई वो नहीं है, आप पढ़ के और जिस तरह से आए हो, माशाल्लाह आपको मैंने सुना, जिस तरह से आप बात करते हो, यानी आपको आपके बाप का कोई अभी तक असर नहीं है। और देखो ये रास्ता बड़ा खतरनाक है, जिस रास्ते पर आपके वालिद चले ना, इसका अंजाम बहुत ही बुरा है, आप उठा कर देख लो। और फिर मैंने उसको एक मिसाल दी।
मैंने कहा कि अभी कुछ टाइम पहले एक फिल्म आई थी रईस, और मैंने कहा उसमें शाहरुख खान ने हमारे अहमदाबाद के डॉन हुआ करते थे लतीफ़, उनका रोल ऐसे किया था उसमें। मैंने कहा वो लतीफ़ को हमने बचपन से देखा था, उनका बड़ा सिक्का था, मतलब गुजरात में परिंदा पर नहीं मार सकता था उनके नाम के बगैर, जुए खाने ये वो सारा। और मैंने कहा हमने देखा था कि वो ट्रक भर भर के चांदी उतरती थी उनकी, ट्रकें भर भर के। मैंने कहा उनका अंजाम इतना खतरनाक हुआ, और आज उनके बच्चे जो है ना पाई पाई के मोहताज हैं, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। यही होता है। इसलिए मैं आपको हाथ, फिर बाहर में उसको छोड़ने गया तो मैंने कहा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इस रास्ते से दूर रहो। फिर उसने उसकी वालिदा को फ़ोन लगाया, उसकी मदर को फ़ोन लगाया, तो चूँकि मेरा एक इंसानी फ़र्ज़ था कि इतनी बड़ी मिठाई बेचारी ने भेजी थी, तो मैंने उनको भी यही कहा कि आपके बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, बस मैं आपसे भी यही इल्तिजा करूँगा कि अपने औलाद को उनसे दूर रखना, और ये बहुत अच्छा है, आगे निकलेगा। ठीक है, बाप होता है, बेटा अलग होता है। तो ये बात मैंने तीनों को यही कही, बाप को भी, बेटे को भी और उसकी माँ को भी। साफ है कि अगर जफर सरेशवाला, जिन्होंने इतनी हिम्मत करके अतीक से भी ये कह दिया था कि इसे अपनी परछाई से दूर रखना, अगर अतीक, असद और शाइस्ता तीनों ने बात मान ली होती तो शायद आज तस्वीर कुछ और ही होती। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।